हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। आज का जो नया टॉपिक है वो है पैडागोजी से रिलेटेड टॉपिक है। जो टॉपिक है वो है शिक्षण अधिगम, यानी कि पैडागोजी सेक्शन का फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो शिक्षण अधिगम है, शिक्षण अधिगम जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पैडागोजी से में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो डीएसएसपी के होते हैं 100 नंबर के पैडागोजी सेक्शन रहते हैं, जिसमें साइकोलॉजी और पैडागोजी दोनों मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पैडागोजी सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सीटेट हो गया, सीटेट में 15 नंबर की सिर्फ 15 नंबर की जो थे सिर्फ वो पैडागोजी ही आती है। चाहे वो हिंदी पैडागोजी हो गई, इंग्लिश पैडागोजी हो गई, मैथ्स पैडागोजी, ईवीएस पैडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो चैप्टर है यानी कि शिक्षण अधिगम है। क्या शिक्षण अधिगम हमारी टीचिंग में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले डेफिनेशन में क्या देखते हैं कि शिक्षण अधिगम है क्या। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो बालक के व्यक्तित्व के बौद्धिक और जो नैतिक पक्ष का विकास करती है। यानी कि जो शिक्षण है, हमारी जो टीचिंग का जो प्रोसेस है ना, बालक के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। उसका जो बौद्धिक और जो नैतिक पक्ष होता है ना, उसका पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से उसके व्यक्तित्व का विकास करना होता है, ताकि बालक जो है संपूर्ण तरीके से अपने जीवन निर्वाह कर सके और ज्यादा से ज्यादा चीजों को जो है वो समझ सके, सही तरीके से उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। इसलिए बौद्धिक और जो नैतिक पक्ष का विकास है वो शिक्षण अधिगम के द्वारा ही जो है वो विकसित किया जा सकता है। और अगले पॉइंट में क्या है कि शिक्षण व अधिगम को प्रभावित बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जो है काफी इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो ज्ञान है उसे हम सरल तरीके से बच्चों को ज्ञान उनको समझा सके, और ताकि उसमें जो नॉलेज हो सही तरीके से डेवलप हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनमें नॉलेज का विकास हो सके और वो पूरे जो यूनिट यानी पूरा जो चैप्टर वगैरह अच्छे से उसके बारे में पढ़ सके, और जो उसकी समझ है वो अच्छी तरह से डेवलप हो सके उसके बारे में, ताकि जो हमारी लर्निंग है वो इफेक्टिव तरीके से बच्चों के आगे हम रख सके। और इसमें क्या है कि ये पूरा लर्निंग का वो डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या है कि जो शिक्षण और व्यक्ति जो है वो अधिगम का भाग होती है। यानी कि टीचिंग और व्यक्ति के बीच में क्या होता है, लर्निंग जो होती है काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए क्या होता है, बालक के दो पक्ष होते हैं, यानी कि बौद्धिक पक्ष होता है, दूसरा होता है भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष होता है यानी कि जो ये बौद्धिक पक्ष और भौतिक पक्ष है, जिसमें नैतिक पक्ष वगैरह आ जाता है, ये सब जो होता है वो शिक्षण के द्वारा ही, यानी कि टीचिंग के द्वारा ही विकसित किया जाता है। जो बौद्धिक पक्ष और जो नैतिक पक्ष होता है वो शिक्षण के द्वारा ही विकसित करना संपूर्ण होता है। कि उससे शिक्षण यानी कि जितनी ज्यादा हम टीचिंग इफेक्टिव बच्चों के आगे रखेंगे, उतनी ज्यादा बच्चे उस चीज को समझ सकेंगे। तो एक एक करके हम टीचिंग एड्स वगैरह का देखते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी टीचिंग को काफी इफेक्टिव बनाती है, प्रभावी बनाती है। और यही कि जो शिक्षण और व्यक्ति के बीच जो है वो अधिगम से संबंध होता है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, टीचिंग एड्स के बारे में एक करते हैं। टीचिंग एड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो शिक्षण सहायक सामग्री है हमारी टीचिंग को जो इफेक्टिव बनाते हैं, ताकि जो हमारा जो नॉलेज है यानी कि जो लर्निंग है उसे हम बच्चों के आगे इफेक्टिव तरीके से रख सके, और बच्चों जो है वो मतलब सही ढंग से उस ज्ञान को अर्जित कर सके। तो शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में डिस्कस करते हैं, कितने टाइप्स की होती है। शिक्षण सहायक सामग्री होती है 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है ऑडियो, दूसरी होती है विजुअल। ऑडियो होती है जिससे श्रव्य होते हैं, यानी कि जो हमारे मतलब कानों के माध्यम से सुनाई दिया जाता है, जैसे कान के द्वारा सुनाई दिया जाता है, इंद्रियों के द्वारा। दूसरा होता है विजुअल होता है कि जो दृश्य यानी कि जिसे हम देख के जो हम चीजों को देख के पढ़ते हैं। और ऑडियो जो है, ऑडियो से क्या होता है कि हमारी सृजनात्मक चिंतन होता है, और जो सुनने की क्षमता वो ऑडियो के द्वारा जो है वो विकसित होती है, सही तरीके से डेवलप होती है। और जो विजुअल है, विजुअल भी 2 टाइप की होती है, यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड होता है, नॉन प्रोजेक्टेड होता है और प्रोजेक्टेड होता है। नॉन प्रोजेक्टेड को
प्रक्षेपित कहा जाता है और प्रोजेक्टिव को अप्रक्षेपित कहा जाता है। और जो आप नॉन प्रोजेक्ट यानी कि अप्रक्षेपित है, ये जो यंत्र होता है यानी कि जो ये शिक्षण सहायक सामग्री होता है, ये बिना बिजली के चलने वाला यंत्र होता है। यानी कि जो नॉन प्रोजेक्ट होते हैं ये बिना बिजली के भी हम इसका यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग के अंदर। और ये चिंतन को मूर्त से अमूर्त की ओर तरफ बढ़ा है। यानी कि ये जो नॉन प्रोजेक्टिव है, जब चीजों को हम देख के करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमारा चिंतन यानी कि जो हमारी थिंकिंग है ना, वो मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि हम देख के फिर अपने इफेक्टिव तरीके से उसके बारे में सही ढंग से सोचते हैं और अपने तरीके से उस नॉलेज को आगे रखते हैं, उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। यानी कि एक जो कोई भी एक सब्जेक्ट है उसकी जो विषय को एक दायरे में रह के ना, एक दायरे में रह के हम चीजों को नहीं समझते, उसके बाहर जाके भी चीजें सोचना शुरू करते हैं। यानी कि चीजों को आउट ऑफ बॉक्स जाके हम चीजें सोचना शुरू करते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जो बढ़ते हैं हम। और प्रोजेक्टिव यानी कि प्रक्षेपित में होता है कि बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं, बिजली के माध्यम से चलने वाले यंत्र होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओनली विजुअल होता है, जिसे केवल दृश्य कहते हैं। दूसरा ऑडियो विजुअल दोनों होता है। यानी कि जो बिजली से चलने वाले जो यंत्र होते हैं, जो विजुअल होता है सिर्फ इसमें हम देख सकते हैं, और जो ऑडियो विजुअल होता है इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं टीचिंग एड्स में। और जो रेडियो टेप रिकॉर्डर का जो प्रयोग है वो विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए यूज किया जाता है। और अगला देखते हैं कि जो अप्रक्षेपित है, यानी कि अप्रक्षेपित यानी कि जो हमारा नॉन प्रोजेक्टिव है। नॉन प्रोजेक्टिव में जो हमारी चीजें आती है जिसे हम देख सकते हैं वो है ग्लोब, एक मानचित्र हो गया, और अक्षांश और देशांतर या फिर लोकेशन के बारे में लोकेशन के बारे में हम पता करने के लिए ग्लोब का यूज करते हैं, मानचित्र का यूज करते हैं हम। ये बिना बिजली के चलने वाला यंत्र होता है और ये से हम सब देख सकते हैं। और दूसरा की हो गया मॉडल या चार्ट के द्वारा भी हम टीचिंग एड्स जो होते हैं इफेक्टिव होती है, हमारी लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है। ये भी नॉन प्रोजेक्टेड होता है। और उसके बाद आता है कि सभी प्रकार के जो भी हमारे बोर्ड का हम यूज करते हैं, ग्रीन बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, और भी टाइप के बोर्ड हो गया, जियो बोर्ड हो गया, तो ये सारे हमारे जो होते हैं वो अप्रक्षेपित होने यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, बिना बिजली के चलने वाले यंत्र होते हैं। जो हमारे सारे जो टीचिंग एड्स का जो यूज है, हम अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे हम इफेक्टिव तरीके से इन सारी चीजों का इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी जो टीचिंग है उसे एक बेहतरीन तरीके से बच्चों के आगे आसानी से उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगला जो है वो कि नॉन प्रोजेक्टिव है। नॉन प्रोजेक्टिव में क्या होता है कि हम सभी प्रकार के जितने भी हमारे बोर्ड है, बोर्ड का यूज भी हम कर सकते हैं टीचिंग शिक्षा सहायक सामग्री के अंदर। बोर्ड जो होते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया, ग्रीन बोर्ड का यूज भी कर सकते हैं हम, और पैनल बोर्ड का यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड होता है, जियो बोर्ड का यूज करते हैं हम आकृति बनाने के लिए, ज्योमेट्री बोर्ड का यूज करते हैं ताकि जो हमारी टू साइड जो एंगल्स वगैरह हो गए उसकी आकृतियों को हम बच्चों को आसानी से सिखा सके। इससे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, बाकी चीजों के बारे में हम बच्चों को पढ़ा सके, इन बोर्डों का यूज कर सकते हैं। और इस बेनिफिट ऑफ इट बच्चे जो है अमूर्त रूप से अमूर्त चिंतन से मूर्त चिंतन की तरफ बढ़ता है। यानी कि वो चीजों को जब इफेक्टिव तरीके से देखता है, लर्न करता है, तो उसी से क्या होता है कि वो अपने माइंड में चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और चीजों को सही ढंग से वो लॉन्ग टाइम तक जो उसके माइंड में स्टेबल रहता है वो लॉन्ग टाइम तक उस चीज को धारण कर सकता है। और जो ये सारी जो टीचिंग एड्स का यूज है हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगला जो टाइप है वो है प्रक्षेपित, यानी कि जो प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स है हमारी शिक्षा सहायक सामग्री के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है कि दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कि केवल जो दृश्य यानी कि जो हम बच्चों को सिर्फ दृश्य के माध्यम से पढ़ा सकते हैं अपनी लर्निंग के अंदर, टीचिंग एड्स का यूज कर सकते हैं, जो ओनली विजुअल होता है। ओनली विजुअल के अंदर देखते हैं कितने प्रकार के जो हमारे टीचिंग एड्स आते हैं। इसमें क्या होगी, जो एपिस्कोप हो गया, एपिस्कोप में क्या होता है चित्र विस्तारक यंत्र होता है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो चीजों को यानी कि जो चित्र है, छोटा जो चित्र उसे हम बड़ा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम चीजों को देखते हैं, वो छोटी होती है, जब सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं चीजें बड़ी दिखती है हमें। तो वही है कि जो बड़ी करके हम चीजों को या चित्र को दिखा सकते हैं, बच्चों के आगे लर्निंग में यूज कर सकते हैं अपनी। और जो अपारदर्शी वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि नॉन पेरेंट्स चीज है ना, वो नॉन पेरेंट्स चीज है, उसके बारे में हम इसका प्रयोग करते हैं। जो अपारदर्शी वस्तु है उसके चित्र वगैरह को पढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं एपिस्कोप का, जिसे चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं।
वही कहे कि जो एग्जाम्पल देखिए, जो अपारदर्शी वस्तु है का अपारदर्शी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका जो प्रयोग अपारदर्शी वस्तु यानी कि जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाली चीज है ना, उसके उसके प्रयोग के लिए से इसका यूज किया जाता है। दूसरा है दी स्कोप। दी स्कोप में क्या होगा कि जो होती है पारदर्शी वस्तुओं के प्रयोग के लिए किया जाता है, जैसे कि हम जो पारदर्शी जितनी भी हमारी वस्तु है उसका हम टीचिंग एड्स में यूज कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं, पारदर्शी वस्तु के द्वारा भी। जैसे एग्जाम्पल है, हम जब स्लाइड के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, साइंस के टॉपिक हो गए या कोई ईवीएस का पार्ट हो गया जो जानवर से रिलेटेड, तो स्लाइड के माध्यम से भी हम चीजों को पढ़ा सकते हैं, हम शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं अपनी लर्निंग में। और थर्ड आता है कि एपिडाइस्कोप। एपिडाइस्कोप होता है कि दोनों प्रकार की जो वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। एपिडाइस्कोप में होता है कि यानी कि जो हमारी अपारदर्शी वस्तु होती है और जो पारदर्शी वस्तु होती है, दोनों तरीके से हम चीजों को पढ़ा सकते हैं। इसका यूज भी हम टीचिंग एड्स के अंदर करते हैं। और फोर्थ हो गया ओएचपी। ओएचपी का यूज होता है ओपन हैंड प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, यानी कि ओएचपी होता है ओपन हैंड प्रोजेक्टर। ओपन हैंड प्रोजेक्टर का यूज हम करते हैं, जैसे एक क्लास में बहुत सारे अगर बच्चे हो गए, एग्जाम्पल के बहुत सारे बच्चे, तो हम क्या होता है जो ओपन हैंड प्रोजेक्टर का यूज करके हम पढ़ा सकते हैं। ये सारे हमारे होते हैं प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स के अंदर आ जाते हैं। अगले पॉइंट के बारे में देखते हैं, यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी से, यानी कि जो प्रोजेक्टिव टीचिंग एड्स है हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। सेकंड जो हमारा ऑडियो विजुअल आता है, ऑडियो विजुअल के अंदर होता है कि इसमें हम टीचिंग एड्स के अंदर हम बच्चों को दिखा भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम से हम टीचिंग एड्स में यूज कर सकते हैं। यानी कि इसके माध्यम से ध्वनि और जो चित्र होगा ना, दोनों का प्रक्षेपित कर सकते हैं, यानी कि दोनों माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल हो गया, टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, फिल्म का यूज कर सकते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर किसी भी चैप्टर या फिर विषय को लेकर पढ़ाने के लिए, ताकि इफेक्टिव रहे। अगला जो है वो मल्टीमीडिया पैकेज है, जिसे बहुमाध्यम के भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो इंटरनेट से जुड़ी हुई सभी जो तकनीकें है ना, उस तकनीकों को शामिल किया जाता है, यानी कि जो मल्टीमीडिया पैकेज में जो भी हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई जो भी हमारा माध्यम यानी कि टेक्नोलॉजी होती है, उन सबका यूज किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे सॉफ्टवेयर, जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हो गए, हार्डवेयर का यूज कर सकते हैं या फिर पेन ड्राइव का हम यूज कर सकते हैं, ये सारा मल्टीमीडिया पैकेज के अंदर आता है। और अगला जो है इसमें वो है डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म। डॉक्यूमेंट्री लघु फिल्म में क्या होता है कि इसके माध्यम से भी हम शिक्षण सहायक सामग्री में यूज कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये विषय वस्तु के किसी एक भाग को दिखाता है, यानी किसी विषय वस्तु यानी कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कंटेंट हो गया, किसी एक को ही दिखाता है, ये एक भाग को दिखाता है। और इसको क्या होता है, इसको बीच बीच में रोककर बालक के अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर कह सकते हैं कि हम इसे बीच बीच में, यानी कि बालक को अगर समझ नहीं आया तो हम इसे बीच बीच में जो बच्चों की क्वेरीज होती है, अवधारणा होती है, उसे हम स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि रोक रोक के पढ़ा भी सकते हैं ताकि बच्चे जो स्पष्ट तरीके से समझ सके। और अगला जो है पॉइंट इसमें क्या है कि ये उच्च अंतः क्रिया पर आधारित शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो बच्चों को यानी कि मतलब जो इंटीग्रेटेड है, यानी कि हाई लेवल के बच्चों को सीखने में काफी मदद करता है और बच्चों को संपूर्ण ज्ञान और नॉलेज की जो होती है इससे डेवलप हो जाती है, स्किल्स भी इसमें डेवलप होती है। इसमें क्या होता है कि वो देख के सुन के हर माध्यम से वो अपनी चारों तरफ की इंद्रियों का यूज कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी टीचिंग एड्स जो है काफी इफेक्टिव रहते हैं और इसका जो ड्यूरेशन यानी कि जो ड्यूरेशन अवधि और लिमिट रहती है वो 8 से 10 मिनट तक का डॉक्यूमेंट्री का यूज किया जाता है। 8 से 10 मिनट के अंदर हम रोक रोक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री ये सारी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री जो हमारी टीचिंग को काफी इफेक्टिव और प्रभावशाली बनाती है। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि कुछ सम फैक्ट्स हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं जो शिक्षण अधिगम में काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखते हैं कि जो 1961 में यूनेस्को के द्वारा क्या होता है कि पहला शैक्षिक उपग्रह छोड़ा गया था 1961 में, यानी कि 1961 में यूनेस्को के द्वारा क्या होता है कि पहला शैक्षिक यानी जो एजुकेशनल उपग्रह है ना उसे छोड़ा गया था 1961 के अंदर। और सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं 1982 यानी कि 1982 में
भारत सरकार ने क्या किया था कि इग्नू हो गया, एनसीईआरटी और इसरो की मदद से भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह जिसे इनसेट 1B लॉन्च किया था 1982 में किया था भारत सरकार द्वारा, ताकि जो इग्नू और एनसीईआरटी ने मिलके किया था और इसरो ने मिलके पहला, जिससे कि क्या हो गई कि जो हमारा एजुकेशनल जो शैक्षिक उपग्रह है उसकी मदद से बच्चे क्या कर सके कि ज्ञान को ग्रेड कर सके, इजी तरीके से पढ़ सके वो। और 1B लॉन्च किया था इनसेट और यानी कि 26 जनवरी 2000 से ज्ञान दर्शन नाम से एक शैक्षिक चैनल भी आरंभ हुआ था। यानी कि क्या होता है कि 26 जनवरी 2000 से ज्ञान दर्शन नाम का एक शैक्षिक चैनल भी आया था, जिससे कि बच्चों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो सके और वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पढ़ाई के प्रति अपना जो है वो रुझान पैदा कर सके, रुचि पैदा, इंटरेस्ट पैदा कर सके। भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और क्या होता है कि इसमें जो एनसीईआरटी और इग्नू का जो पाठ्यक्रम है उसे सरल और सुगम बनाया जा सके, इसलिए ये 26 जनवरी 2000 में ज्ञान दर्शन नाम से एक चैनल आया था। इग्नू और जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस चैनल का आरंभ किया गया था। और अगला जो है रेडियो चैनल जो था 2001 में ज्ञानवाणी के नाम से एक शैक्षिक चैनल आरंभ किया गया था। ताकि ये भी क्या था कि इसमें भी हम जो एजुकेशन के सेक्टर में काम किया था, ताकि जो बच्चे ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकते लर्निंग को लेके। तो ये सारे इफेक्टिव तरीके थे जो यूज किए गए थे हमारे टीचिंग के अंदर, टीचिंग शिक्षक सहायक सामग्री के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।